हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे 29 फरवरी को विज्ञान का पेपर देने वाले हो तो उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को विज्ञान का एक पेपर बताने वाला हूं जो कि आप लोगों के एग्जाम में 29 फरवरी को देखने को मिलेगा। इसमें बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। पूर्णांक 70 नंबर का मेरे प्यारे बच्चों इस बार टारगेट आप लोगों का है, तो बिल्कुल 70 में 70 नंबर आप लोगों का आने वाला है। और इस पेपर में जितने भी प्रश्न है सारे प्रश्नों को आप लोगों को तैयार करके जाना है। 29 फरवरी को आप लोगों का साइंस का पेपर है मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ निर्देश बोला, जिससे पहला पॉइंट बोला है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब 15 मिनट में इस पेपर को आप पढ़ोगे, विज्ञान का पेपर है। और दूसरा है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा, एक तो खंड अ में, दूसरा खंड ब में विभाजित है यह पेपर। तीसरा पॉइंट बोला है कि खंड अ तथा खंड ब में 3 उपखंड होंगे, उपखंड क ख ग में विभाजित है। मतलब उपखंड अ भी 3 उपखंड रहेगा, उपखंड ब भी 3 उपखंड रहेगा। 3 उपखंड इसलिए होता है मेरे प्यारे बच्चों क्योंकि देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए 3 उपखंड रहेंगे। चौथा पॉइंट है कि प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरे। खंड अ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारों? 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिनका उत्तर आपको ओएमआर शीट पे देना होगा। काले पेन से रंगिए या नीले पेन से रंगिए, लेकिन पेन होना चाहिए बॉल पॉइंट पेन। इसके बाद देखिए, पांचवा बोला है कि खंड में बहुविकल्पीय प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। मतलब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। टोटल अगर हम बात करें तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 नंबर का। फिर बोला है कि खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। कितने नंबर के? 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे खंड ब में। अगला देखिए क्या बोला, निर्देश प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए, मतलब हर एक प्रश्न के आगे बताया गया कि प्रश्न कितने नंबर का है। इसके बाद है कि खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। मतलब कि उपखंड अगर क आपने कर लिया और ख स्टार्ट करने वाले हो तो उपखंड ख को नए पृष्ठ से आपको प्रारंभ करना पड़ेगा। उपखंड ग कर रहे हो तो उपखंड ग को भी नए पृष्ठ से आप प्रारंभ कीजिएगा। इसके बाद सभी प्रश्न अनिवार्य, मतलब जितना भी प्रश्न है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। पहले खंड अ आएगा और खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। कितने? 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, जिनका उत्तर आपको ओ एम आर सीट पे देना होगा। कहां पे? ओ एम आर सीट पे देना होगा। तो चलिए देखिए, ओ एम आर सीट पे इसका उत्तर देना होगा आप लोगों को। पहला प्रश्न मैं पढ़ता हूं, ठीक है। एक एक प्रश्न हम लोग हल करके बहुत बाकायदे से समझा समझा कर एक एक प्रश्न हल करने वाला हूं। देखो, पहला प्रश्न यह है, कह रहा है कि 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है कहलाता है। ठीक है, कह रहा है कि 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम है, पारदर्शी जिससे प्रकाश आर पार जा सके, ठीक है। एक या दोनों पृष्ठ उसके गोलीय हो तो वो कहलाता है। तो क्या कहलाएगा आपका? गोलीय दर्पण कहलाएगा। सिंपल, गोलीय दर्पण का तो ये आप लोगों का बस परिभाषा पूछ दिया है, ठीक है। गोलीय दर्पण का ये सिर्फ आप लोगों को परिभाषा पूछ दिया है, क्योंकि गोलीय दर्पण का परिभाषा यही तो होता है कि 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है, गोलीय दर्पण कहलाता है। देख पा रहे हो ना कि प्रश्न किस प्रकार पूछ रहा है, कितना लॉजिकल, उसी का परिभाषा को प्रश्न बना दिया हो। चलिए बात करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न यह है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। कह रहा है कि जो दांत वाले विशेषज्ञ होते हैं, जो दांत का इलाज करते हैं, तो आपको मुख में अगर दांत उनको देखना होगा तो कौन सा प्रतिबिंब का प्रयोग करते हैं, कौन सा दर्पण का प्रयोग वो करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अवतल दर्पण का, किसका? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो आसानी से देख पाते हैं आपके दांतों के अंदर बैक्टीरिया को, जितने बैक्टीरिया जो भी चीजें हो, तो अवतल दर्पण से उनको देखा जाता है। डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न यह है कि किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई वस्तु रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोई उत्तल लेंस है, क्या है? उत्तल लेंस, और बिंब को कहां रखा गया है? 2f, ठीक है। और कहां पे? अनंत के बीच। 2f और अनंत के बीच अगर हम वस्तु को अगर यहाँ पे रख देते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब मेरे प्यारे बच्चों आभासी, उल्टा और बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी, उल्टा व बड़ा बनेगा। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो चौथा प्रश्न देखो क्या है। चौथा है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके
विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने के कारण है। ठीक है, कह रहा है कि मानव नेत्र चाहे वस्तु को आप दूर रखो चाहे नजदीक रखो चाहे किसी भी वस्तु को कहीं पे भी देखो, वो अपने उसके फोकस दूरी को समायोजित कर कर और बहुत दूरी चाहे बहुत नजदीक दूरी पे किसी भी प्रकार की वस्तु को रखे हो उसको वो देख पाता है। जैसे आप सूर्य को देख लेते हो, चंद्रमा को देख लेते हो, आपके सामने बस आ रहा है उसको देख रहे हो, तो वो क्या करता है कि फोकस दूरी को समायोजित कर कर वो देखने का काम करता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यही पूछ रहा है। तो उसको हम लोग कहते हैं समंजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता के कारण ही ऐसा हो पाता है कि दूर वस्तु रखी, कोई दूर वस्तु रखी है चाहे निकट रखी है तो उसको हम लोग अच्छे से देख पाते हैं समंजन क्षमता के कारण। बी वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पांचवा प्रश्न मिलान वाला आ गया। ठीक है, कह रहा है कि कॉलम ए में दी गई राशियों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए एसआई मात्रकों से कर सही विकल्प चुनिए। अब बताइए विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वोल्ट होता है, इसलिए पहले का जो है वो डी में मिलान हो जाएगा। विद्युत धारा का एम्पियर होता है सबको मालूम है, तो दूसरे का जो है वो पहला मिलान हो जाएगा। विद्युत शक्ति, तो विद्युत शक्ति का वाट होता है तो इसलिए विद्युत शक्ति बी वाला से मिलेगा। फिर प्रतिरोध का ओम होता है तो चौथा वाला तीसरे से मिलेगा। तो इसमें पूछा है कौन सा आंसर होगा, तो देखो पहले वाला चौथा से मिला, दूसरा वाला पहला से मिला, तीसरा वाला दूसरा से मिला और चौथा वाला तीसरा से, मतलब ऑप्शन डी। देखो पहले वाला चौथा से, दूसरा वाला पहला से, तीसरा वाला दूसरा से, चौथा वाला तीसरा से, इसलिए ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस प्रकार इस बार प्रश्न इस तरह के बनेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। दो चालक तार जिनके पदार्थ की लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, कोई दो चालक तार जिनके पदार्थ की लंबाई और व्यास दोनों अगर समान है, अगर किसी विद्युत परिपथ में अगर पहले श्रेणी क्रम में आप जोड़ते हो फिर उसे समांतर क्रम में, समांतर क्रम को ही पार्श्व क्रम बोलते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हो तो उसमें अगर ऊष्माओं का अनुपात अगर आपसे पूछता है तो हमेशा 1:4 के अनुपात में मिलता है। तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सातवां। देखो सातवां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सातवां है, दिख रहा है ना आप लोगों को। सातवां है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, देखो ये परिनालिका है, कह रहा है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है। तो जो होता है चुंबकीय क्षेत्र वो सभी बिंदुओं पर समान रहता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सभी बिंदुओं पर क्या होता है, समान रहता है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 8वां, प्रश्न नंबर 8वां देखो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि स्क्रीन पे अच्छे से दिखे आप लोगों को। 8वां है बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र क्या है। तो बेंजीन का देखो यहाँ पे चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र होता है ये वाला, बी वाला, ये वाला चित्र होगा। तो इसलिए बी वाला ऑप्शन में कौन दिख रहा है, देखो बी वाला ये, इसलिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है। ठीक है, तो इसमें से समजातीय श्रेणी पूछा है। देखो समजातीय श्रेणी में क्या होता है कि जिसमें CH2 का अंतर हो। तो CH2 का अंतर मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक पहला में दिखेगा आप लोगों को, एक चौथा में दिखेगा। तो पहला और चौथा किसमें है, बी वाला में। देखो पहला और चौथा, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। समजातीय श्रेणी जब भी पूछे तो CH2 का अंतर देख लेना, वही समजातीय श्रेणी होगी। इसके बाद हम बात करें 10वां प्रश्न, देखो क्या है कि पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को कहते हैं। तो देखो पृथ्वी और भूपर्टी में जो भूपर्पटी होता है उसमें प्राकृतिक रूप से, मतलब प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को हम लोग खनिज कहते हैं, और तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। खनिज का परिभाषा ही दे दिया है, परिभाषा देकर बहुत सारा प्रश्न पूछ रहा है। कह रहा है कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। तो दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है कि जब मुंह का पीएच मान 5.5 से क्या होने लगे, कम होने लगे, तो समझ लो दांतों का क्षरण होना चालू हो जाएगा। इसके बाद 12वां प्रश्न देखो क्या है। 12वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों ये है, पहले अभिकथन दिया है। अभिकथन में बोला है कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। यह कथन विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, तो बिल्कुल विस्थापन अभिक्रिया है। अभी मैं इसको कथन को प्रूफ करके दिखा देता हूं। देखो क्या बोला है कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, तो देखो जिंक हुआ जेड एन जिंक,
सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है, H2SO4, ये आपस में अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट बनाते हैं, मतलब ZnSO4 बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस। बिल्कुल ये अभिक्रिया सही है। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। बिल्कुल, देखो जिंक क्या कर रहा है कि हाइड्रोजन को अलग करके और SO4 के साथ मिलकर जिंक सल्फेट बना दिया, विस्थापन अभिक्रिया है। मतलब पहला वाला कथन तो जो अभिकथन है वो बिल्कुल सही है, पहला वाला अभिकथन सही है। तर्क क्या है कि जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कभी रिएक्शन ही नहीं होता है। ठीक है, मतलब पहला वाला सही है, इसलिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि अभिकथन पहला सही है परंतु तर्क दूसरा का क्या है, गलत है। तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका। आगे अगर हम बात करें तो 13वां प्रश्न देखो क्या है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों का पूरा कीजिए। ठीक है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिया है और रासायनिक समीकरणों को पूरा करना है मेरे प्यार बच्चों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मेरे प्यार बच्चों क्या हो जाएगा, तो 13 का जो होगा वो बी वाला हो जाएगा, CH3COOH। इसको जब आप भरोगे इसमें तो पूर्ण रूप से ये क्या हो जाएगा, रिएक्शन संपूर्ण हो जाएगी। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न हो गया। 14वां देखते हैं। देखिए 14वां प्रश्न से आप लोगों का उपखंड ग स्टार्ट हो गया। ठीक है, क्या है यह 14वां, अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है। जब अंतः श्वसन हम लोग सांस लेते हैं तो उसका सही स्टेप क्या है, तो उसका सही स्टेप मेरे प्यारों जो ऑप्शन डी है, क्योंकि पहले नासा द्वार में जाता है, नासा द्वार से होकर ग्रासनी में जाता है, फिर कंठ में जाता है, फिर श्वास नली में, तब जाके कुपिकाओं में जाता है। तो उसका सही जो स्टेप है ये डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके बाद 15वां प्रश्न देखिए क्या है। 15वां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो कथन और कारण को पढ़ना है। कथन कह रहा है कि पिता से प्राप्त क्रोमोसोम के बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। बिल्कुल, जब भी बच्चा होता है तो पुरुष के ही क्रोमोसोम से बच्चों का लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि कारण दूसरा, मानव पुरुष में से एक X और Y गुणसूत्र होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी आप लोगों का बिल्कुल सही है। ठीक है, इसलिए सही है क्योंकि मनुष्य में, पुरुष में X और Y ही गुणसूत्र होता है, महिलाओं में तो XX गुणसूत्र होता है। ठीक है, तो दोनों कथन सही आपका है, पहला वाला भी दूसरा वाला भी। इसलिए कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन का सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो 16वां प्रश्न देखो क्या है, विद्युत आवेश के प्रवाह का सही दिशा कौन सी है। तो विद्युत आवेश के प्रवाह का सही जो दिशा है मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोगों का सही दिशा ये वाला है। ये जो आपको दिशा दिखाई दे रहा है बिल्कुल सही है। ये आपका ए ऑप्शन है, ये आपका बी है, ये आपका सी है और ये आपका डी है। तो ए वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, इधर से जाएगा इस तरफ बढ़ता जाएगा, ये क्या है इस तरफ बढ़ता है, इधर नहीं। फिर कह रहा है कि इधर इधर। ठीक है, नहीं, ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है विद्युत आवेश के प्रवाह का सही दिशा यही है, पहला वाला। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे और अगला प्रश्न 16 प्रश्न हो गया ना। चलिए आगे बात करते हैं 17वां प्रश्न। देखो 17वां क्या है, 17वां है कि थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लव आवश्यक होता है, बिल्कुल नहीं। पहला वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, पहला 17 का पहला जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 18वां प्रश्न, 18वां है कि निम्नलिखित चित्र में भाग ए बी सी किस क्रम में है। मतलब बताना है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। ए वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ए वाले को मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं हम लोग, ए वाले को हम लोग बोलते हैं बीज पत्र। ए वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, बीज पत्र बोलते हैं। और बी वाला को जो ये वाला भाग दिखा रहा है इसे बोलते हैं प्रांकुर, और ये जो लास्ट वाला इसे बोलते हैं मूलांकुर। इसलिए पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बीज पत्र, प्रांकुर और मूलांकुर। ठीक है, ये वाला। इसके बाद अगर बात करें 19वां प्रश्न, देखो क्या है कि जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि 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 अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेता है। ठीक है, तो ये वाला बिल्कुल क्या है आप लोगों का सही है। दूसरा है कि अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं, तो युग्मक शामिल नहीं होते हैं। ए और दूसरा का सही है दोनों, तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और दूसरा। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे 20वां है, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है। ठीक है,
तो हमेशा मांसाहारी प्राणी होता है। तीसरे स्तर पे मांसाहारी प्राणी, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, ठीक है, जो उनकी हमने करके आप लोगों को बताया है एक एक प्रश्न का हल। इसके बाद आगे देखोगे तो आगे आपको वर्णनात्मक प्रश्न मिलेगा। देखो खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, इसमें पहले मिलेगा उपखंड पहला। उपखंड पहला में जो प्रश्न नंबर पहला है उसमें दो प्रश्न है। पहला है दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, और दूसरा है हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है। तो 2 नंबर इसमें मिलेगा, 2 नंबर इसमें, तो टोटल 4 नंबर मिल जाएंगे। तो चलो मैं पहला वाला बताता हूं पहले, फिर इसके बाद दूसरा वाला भी। चलो नोट करो, छोटा कर देता हूं, अब दिख रहा है ना आप लोगों को। पहला वाला लिखोगे कि सामान्य मानव नेत्र 25 सेंटीमीटर से अनंत बिंदु के बीच की दूरियां समंजित कर सकता है। सिलरी पेशी में समंजन क्षमताओं में कमी आ जाने से निकट या दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं पड़ती, तो इसे दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो निकट दृष्टि दोष, फिर दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। यही ना हमसे पूछा था कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, तो हमने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, नोट कर लेना, बहुत अच्छे से लिख के लेकर आया हूं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दूसरा है, हाँ, हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखो दूसरा का आंसर यहाँ पे है कि वर्षा के पश्चात या वर्षा के बाद वातावरण में मौजूद वर्षा की बूंदे एक प्रिज्म के रूप में काम करती हैं। बिल्कुल, जब वर्षा होती है तो वर्षा की बूंदे जो होती हैं वो प्रिज्म का काम करती हैं और अपवर्तित बिखरती हैं और आंतरिक रूप से सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंब करती हैं, जिसके बाद अंतिम अपवर्तन होता है। फैलाव और आंतरिक प्रतिबिंब का पूरा क्रम आकाश में वर्षा के बाद इंद्रधनुष के निर्माण की ओर जाता है। ठीक है, बिल्कुल हमने बता दिया आप लोगों को, पूरा का पूरा आंसर आप लोग नोट कर लो। इसके बाद देखो दूसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर दूसरा, इसमें भी 2 प्रश्न हैं। पहला है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, 2 नंबर के लिए है। इसके बाद है कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए, यह भी प्रश्न 2 नंबर के हैं। तो दोनों हम आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो देखो उत्तर लिखो, दूसरे का पहला, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह लेंस अपने माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश की किरणों को अभिसारित कर देता है। ठीक है, क्या कर लेता है, अभिसारित कर लेता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्लियर हो गया। फिर दूसरा प्रश्न था अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। तो चलो पहले हेडिंग डालो, अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग में लिखोगे कि अधिक फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का अवतल दर्पण हजामत बनाने के काम में आता है। चेहरे को ध्रुव तथा फोकस के बीच रखने से चेहरे का बड़ा व सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है, यहां तक नोट कर लिए ना। इसके बाद उसी में आप लोगों को लिखना है, उसी में आप लोगों को लिखना है दूसरा कि छोटे अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणों को परावर्तित करके डॉक्टर आंख, नाक, दांत, गले इत्यादि का निरीक्षण करते हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग कौन कौन से हैं। तो पहला है कि बाजारों व गलियों में लगे लैंपों का प्रकाश उत्तल दर्पण से परावर्तित तो होकर अपसारी किरणपुंज के रूप में सड़क के काफी क्षेत्र को प्रकाशित करता है। बाजारों गलियों में जो हेडलाइट होती है तो उसको देखते हैं दूर तक उसको रोशनी को फैलाया रखता रात को। दूसरा है कि ट्रकों, बसों और मोटर कारों में ड्राइवर की सीट के पास उत्तल दर्पण लगा रहता है, जिससे ड्राइवर अधिक दृष्टि क्षेत्र में आने वाली वस्तुओं को देख सके। ट्रक ड्राइवर में देखोगे तो साइड में लगा होता है छोटा सा मिरर, पीछे जितनी भी गाड़ियां आएंगे उस छोटे से उनके मिरर में उनका प्रतिबिंब बच जाता है, उनको मालूम चल जाता है कि पीछे कितनी गाड़ियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। समझ में आया ना आप लोगों को अच्छे से। चलिए दूसरा प्रश्न को हमने बहुत अच्छे से समझा दिया आप लोगों को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न भी आप लोगों का 4 नंबर का है। पहला प्रश्न है कि किसी 4 ओम प्रतिरोधक से, किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकेंड 100 जूल उष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। इसे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। चलिए हल करके मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो क्या दिया है, 4 ओम प्रतिरोध,
तो आर बराबर कितना दिया हुआ है 4 ओम। ठीक है, फिर कह रहा है कि प्रति सेकेंड मतलब समय जो है टी वो 1 सेकेंड दिया है। ठीक है, और 100 जूल उष्मा उत्पन्न हो रही है। उष्मा मतलब एच, हीट, हीट का वैल्यू कितना दिया है 100 जूल दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है कि प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। विभवांतर मतलब V का वैल्यू ज्ञात कीजिए, यह प्रश्न में हमसे पूछा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, फार्मूला लगाएंगे। एक फार्मूला है कि H बराबर V स्क्वायर टी बटे के आर। इस फॉर्मूले से हम लोग इसको हल कर पाएंगे। तो एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है 100 जूल, तो 100 लिख दो। वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर वी का वैल्यू ज्ञात करना है, इंटू टी का वैल्यू कितना दिया 1 सेकेंड, और आर का वैल्यू दिया है 4। ठीक है, तो 4 को गुणा इसमें हो जाएगा तो 400 हो जाएगा, और वी स्क्वायर को गुणा एक में होगा तो वी स्क्वायर। और यहां से जब v का वैल्यू निकालोगे तो यह वर्ग में है, इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा वर्गमूल में। तो 400 का वर्गमूल क्या होता है आपका 20, इधर हो जाएगा v, मतलब विभवांतर कितना आ गया 20 आ गया। मतलब लिखोगे अतः प्रतिरोध के सिरों पर 20 वोल्ट का विभवांतर है। ठीक है, लिख लेना 20 वोल्ट का विभवांतर है, यही आंसर होगा। या लास्ट में लिख लेना कि अतः प्रतिरोधों के सिरों पर 20 वोल्ट का विभवांतर है। यह आप लोगों का क्या हो गया आंसर हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें आगे, अगला प्रश्न जो मेरे प्यारे बच्चों है वह है अगला प्रश्न, दिख रहा है ना आप लोगों को, दूसरा, कि 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है तो 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा प्रकलित कीजिए। ये भी प्रश्न 2 नंबर का है, ऊपर वाला भी 2 नंबर का था। देखो टोटल 4 अंक दिया ना यहाँ पे। तो देखो ये क्या है 20 ओम प्रतिरोध, तो आर बराबर 20 ओम दिया है। कह रहा है कि 5 एम्पियर, एम्पियर मतलब धारा का वैल्यू, आई का वैल्यू 5 एम्पियर दिया है। टी समय दिया है आपको 30 सेकेंड। पूछा क्या है ऊष्मा एच। ठीक है, तो H बराबर मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला होता है, H बराबर एक फार्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। इस फार्मूले से भी आ जाएगा, और एक फार्मूला होता है आप लोगों को H बराबर V इंटू आई इंटू टी। तो यहाँ पहले V निकालना पड़ेगा, तब जाके इस फार्मूले पे रखना पड़ेगा। सिंपल ये होगा कि डायरेक्ट इसमें रख लो H बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो H बराबर आई स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कर दो। आर का वैल्यू कितना दिया है 20 दिया हुआ, टी दिया है 30 सेकेंड। ठीक है, जब हल करोगे तो 5 के स्क्वायर करोगे तो 25, और द्वितीय है 600, और 25 छके 6 5 30, 6 दूनी के 12 15, और 2 जीरो और बढ़ा दो 15,000। ठीक है, 15,000 क्या हो जाएगा जूल। बिल्कुल ये आंसर हो गया, 2 नंबर मिल गया आप लोगों को। चलिए आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 मेरे प्यारे बच्चों है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। यह प्रश्न 2 नंबर के लिए है। दूसरा प्रश्न है कि चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखिए। यह भी प्रश्न 2 नंबर के है। तीसरा है कि किसी चुंबक क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है। यह भी प्रश्न 2 नंबर का है। तो हम लोग तीनों का आंसर देखेंगे। ठीक है, आराम आराम से देखेंगे। पहला हम लोग देखेंगे क्या कि दो चुंबक क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। ठीक है, पहले इसका आंसर देखेंगे। तो चौथे का पहला, ठीक है, चलिए आराम से नोट कीजिए। चौथे का पहला देखो, क्वेश्चन नंबर चौथा, चौथे का हम लोग पहला उत्तर देख रहे हैं। ठीक है, चलिए क्या है कि चुंबकीय सुई सदा एक ही दिशा की ओर संकेत करती है। यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो इसका अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं हैं, और दिक्सूची ने 2 दिशाओं की ओर संकेत किया है जो संभव नहीं है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्लियर हुआ कि नहीं बिल्कुल आप लोगों को। पहला प्रश्न क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए मैं साइड करता हूं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखिए। तो चलो देखते हैं चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुणों को। तो इसका आंसर यहाँ पे मेरे प्यारों, जो आराम से नोट करो, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर दूसरे का लिखोगे चुंबकीय बल रेखाओं के गुण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से गुण हैं। पहला है कि चुंबकीय बल रेखाएं वक्राकार बनाती हैं, मतलब वक्र के रूप में होती हैं, इस तरह वक्राकार बनाती हैं। इसके बाद एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। जैसे चुंबक है ना, तो वो इस तरह जाता है, इस तरह जाता है, फिर आता है, फिर इस तरह जाता है, फिर इस तरह आता है। ठीक है, एक दूसरे को कभी नहीं काटता है। तीसरा क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र में यह रेखाएं क्या होती हैं, समांतर बिल्कुल होती हैं, एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर होती हैं। क्लियर हुआ। आगे अगर हम बात करें तो और अगला लिखो गुण इसका।
अगला है चुंबकीय बल रेखाएं कम होने पर चुंबकीय की तीव्रता भी कम हो जाती है। चुंबकीय बल रेखाएं जैसे कम होंगी तो चुंबक की जो तीव्रता होगी, गति होगी, वो भी कम हो जाती है। इसके बाद देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षेत्र रेखाओं पर स्पर्श रेखा खींचकर निर्धारित की जा सकती है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न, एक प्रश्न और इसमें दिया था, 3 प्रश्न दिया था कि किसी चुंबक क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है। तो चलो देख लेते हैं कब अधिकतम होता है। तो तीसरा देखो है कि बकीय क्षेत्र में, मतलब बाकी क्षेत्र में धारावाही चालक पर आरोपित बल अधिकतम तब होता है जब धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की क्या हो जाए, बिल्कुल लंबवत हो जाती है तब। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। इसके बाद अगर ये तीनों प्रश्न अगर नहीं करते हो तो अथवा कर कर एक ऑप्शन और दिया हुआ कि ये तीनों प्रश्न करके दिखाओ। तीनों नहीं, 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न क्या है, फ्यूज तार विद्युत साधित्रों का बचाव किस प्रकार करता है, यह प्रश्न 2 नंबर के लिए है। और दूसरा है कि धारावाही परिनालिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में अस्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त किया जाता है, परिपथ आरेख खींचकर उत्तर की पुष्टि कीजिए, यह प्रश्न 4 नंबर के लिए। तो टोटल 6 नंबर हो जाएगा। दोनों हम लोग देखने वाले हैं, क्या है, फ्यूज तार विद्युत साधित्रों का बचाव किस प्रकार करता है। तो चलो देखते हैं। तो चलो उत्तर लिखो यहाँ पे अथवा, देखो अथवा वाला लिखा हूं। अथवा का पहला उत्तर कि जब सप्लाई वोल्टता का मान सुरक्षित सीमा से अधिक हो जाता है तो फ्यूज तार में उत्पन्न उष्मा की मात्रा बहुत ही अधिक बढ़ जाती है, मतलब P बराबर V²R हो जाती है और ये पिघल जाता है। इस कारण परिपथ का संबंध जो होता है विच्छेद हो जाता है, संबंध विच्छेद हो जाता है परिपथ का, तथा विद्युत उपकरण नष्ट होने से बच जाते हैं। अरे आप लोगों के यहाँ पे लगे होते हैं, आपके हर एक रूम में आप लोगों के लगा होता है, जितने भी घर होते हैं सब में एक पावर सप्लाई लगा होता है। वो क्या करता है, वोल्टता को कम करता है। अगर आपके घर में ज्यादा तेज आ जाएगी लाइट ना, तो पहले फ्यूज जल जाता है आप लोगों का। ठीक है, इसके बाद कोई भी आप लोगों के सामग्री जो होता है घर में नहीं जलता, जैसे कूलर हुआ, फ्रिज हुआ, टीवी हुआ, पंखा हुआ, पहले फ्यूज ही उड़ जाता है, लाइट कट जाती है। बिल्कुल क्लियर हुआ। चलिए इसके बाद दूसरा, धारावाही परिनालिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में अस्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त किया जाता है, परिपथ आरेख खींचकर उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, चलिए इसका हम लोग उत्तर देखते हैं और परिपथ आरेख भी हम लोग खींचेंगे। देखो दूसरे का उत्तर लिखो यहाँ पे कि जब एक धारावाही परिनालिका का उपयोग किया जाता है तो अस्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तों की आवश्यकता होती है। कौन कौन से शर्तों की, पहला यह है कि परिनालिका के अंदर की छड़ को स्टील जैसे चुंबकीय पदार्थ से बनाया जाना चाहिए जो चुंबकीयकरण के बाद लंबे समय तक चुंबकीय गुणों को क्या करते हैं, बनाए रखे। दूसरा यह कि परिनालिका में प्रवाहित धारा दिष्ट धारा होनी चाहिए। तीसरा यह कि परिनालिका में घुमावों की संख्या अधिक और सघन रूप से सटी हुई होनी चाहिए ताकि इसके भीतर एक प्रबल समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सके। 3 हमने गुण बता दिया और उसमें हमसे पूछा था चित्र भी, तो ये चित्र आप लोग बना देना, ये फिगर आप लोगों को उसमें क्या करना है, बना देना है। क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहां से अब स्टार्ट होता है आप लोगों का उपखंड ख। देखो उपखंड ख और प्रश्न नंबर 5वां। उपखंड ख में आपके केमिस्ट्री के प्रश्न रहेंगे। अब केमिस्ट्री के प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो क्या है 5वां कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। ठीक है, 4 प्रश्न दिए हुए हैं 1-1 नंबर से, तो 4 नंबर मिल जाएगा। पहला है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। सबका आंसर एक ही साथ बताऊंगा, पहले सुन लो। तीसरा है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। चौथा है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। अब इन चारों को हमें रासायनिक समीकरण में लिखकर संतुलित करना है। तो चारों आपने पहले पढ़ लिया, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। चारों का आंसर मैं एक साथ ही आप लोगों को बताने वाला हूं। ये चारों का आंसर आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, पूरा संतुलित किया हुआ है। इसको स्क्रीनशॉट पहले ले लो, चारों का है। या वीडियो को पोस्ट कर दो, इस तरह रुक दो, इसके बाद इसको नोट कर लो। ये पहले का है, ये दूसरे का, ये तीसरे का, ये चौथे का। चारों का मैंने यहाँ पे समीकरण लिखकर संतुलित समीकरण लिखा है। बिल्कुल नोट कर लिया ना आपने। चलिए इतना मौका बहुत है, इतना में तो स्क्रीनशॉट आप लोग मार लिए होंगे। इसके बाद आगे बढ़िए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6
क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित का कारण बताइए। दो प्रश्न है, दो दो नंबर के, ये भी 2 नंबर का है, ये भी 2 नंबर का है। कारण क्या है पहले पढ़ लेते हैं, देखो क्या है। पहला है, प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है, क्या कारण है कि इसका प्रयोग किया जाता है, कारण बताइए। 2 नंबर मिलेगा आप लोगों को। देखो तो हम लोग कारण में लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जैसा यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं छोटा करता हूं तब आपको पूरा दिख पाएगा। देखो उत्तर पहला 6 का, प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि ये धातुएं अत्यंत तन्य होती हैं, बिल्कुल तन्य, आघातवर्ध तथा चमकदार होती हैं। इनकी ऑक्सीजन से बंधुता अत्यंत ही कम है, इस कारण से यह वायु की ऑक्सीजन व नमी से अभिक्रिया नहीं करती हैं, यही कारण है। ठीक है, चलिए नोट कर लिया आप लोगों ने। आगे बढ़ेंगे, दूसरा प्रश्न इसका देखेंगे। दूसरा प्रश्न इसका ये वाला है, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, कारण बताना है। तो चलो इसका भी कारण मैं आप लोगों को बताता हूं। तो चलो उत्तर लिखो दूसरा का। देखो, कार्बोनेट तथा सल्फाइड अयस्क से धातु के निष्कर्षण के लिए उसे ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है क्योंकि इससे अशुद्धियों वाष्पित हो जाती हैं, जिससे धातु के यौगिकों के अपचयन में सरलता होती है। ठीक है, चलो फटाफट नोट आप इसका आंसर कर सकते हो। इसके बाद देखो यूपीएससी नाम लिखने के लिए आ गया। क्या है प्रश्न नंबर 7वां। प्रश्न नंबर 7वां में 2 प्रश्न है। ठीक है, पहला प्रश्न देखो क्या है, 3 प्रश्न है, 2 छोड़ो, 3 प्रश्न दिए हुए हैं। कौन कौन से, पहला है, ससंयोजी आबंध किसे कहते हैं। ससंयोजी आबंध के 2 लक्षण को लिखिए। यह प्रश्न 2 नंबर के लिए है। पहले इसका आंसर मैं बता देता हूं कि ससंयोजी आबंध किसे कहते हैं। ससंयोजी आबंध के 2 लक्षणों को लिखना है। ठीक है, तो चलो 2 लक्षण को भी लिखना है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे दिख रहा है ना आप लोगों को अच्छे से। तो उत्तर 7वां, उसमें लिखोगे पहला वाला, ससंयोजी आबंध एक प्रकार का रासायनिक आबंध है जिसमें 2 परमाणु एक या अधिक इलेक्ट्रॉन युग्मों को साझा करते हैं। इस प्रकार उसी में लिखोगे, इस प्रकार के आबंध में परमाणु एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन बादलों को ओवरलैप करके एक स्थिर व्यवस्था बनाते हैं। ससंयोजी आबंध के 2 लक्षण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से 2 लक्षण निम्नलिखित हैं। तो पहला हेडिंग डालना, इलेक्ट्रॉनों का साझाकरण। लिखना उसमें कि ससंयोजी आबंध में 2 परमाणु लिख लेना, 2 परमाणु एक या अधिक इलेक्ट्रॉन समूह को साझा करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों को एक दूसरे के पास लाने और स्थिर व्यवस्था बनाने की क्या करते हैं, अनुमति देता है। और दूसरा, इलेक्ट्रॉन बादलों का ओवरलैप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बादलों का ओवरलैप क्या होता है, तो लिखेंगे हम लोग कि ससंयोजी आबंध में, यहाँ आबंध लिख लीजिएगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। ससंयोजी आबंध में परमाणु एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन बादलों को ओवरलैप करके एक स्थिर व्यवस्था बनाते हैं। यह ओवरलैप इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल पैदा करता है। ठीक है, बस नोट कर लो। इसके बाद इसमें दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, बी वाला है CH3 सिंगल बॉन्ड CHO सिंगल बॉन्ड CH3। इन दोनों का आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो यहाँ पे नोट कर लेना, पहले वाला होगा प्रोपेनल और दूसरे का होगा प्रोपेनोन। पहले वाला प्रोपेनल, दूसरे का होगा प्रोपेनोन। आईपीएससी नाम मैं एक वीडियो बना दूंगा आईपीएससी नाम लिखने का, उसका आप देख लेना, ट्रिक अच्छा बता दूंगा। फिलहाल इसका आप आंसर नोट कर लो। तीसरा है कठोर जल, मैं बड़ा कर दूं, बहुत छोटा लिखकर उसने अपलोड किया है ना सर, वो जो यूपीएमएसपी वाले हैं, आपके यूपी बोर्ड वाले। कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झांगे के निर्माण को समझाइए। ठीक है, तो चलिए इनके निर्माण को हम लोग समझाते हैं। तो इसका आंसर लिखोगे तीसरे का। देखो तीसरे का आंसर यहाँ पे है। ठीक है, तीसरे का आंसर मेरे प्यारे बच्चों है, कठोर जल में कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट उपस्थित होते हैं। ये साबुन से अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ बनाते हैं जिसे हम लोग स्कम कहते हैं। कठोर जल में साबुन अधिक झाग नहीं देता है। ठीक है, चलिए
तो यह 7वें में 3 प्रश्न था। अगर ये तीनों नहीं कर पाते हो तो अथवा करके आपको 3 प्रश्न और दिया हुआ कि ये नहीं कर पाते तो ये कर लेना। कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। किन पे टिप्पणी लिखना है? पहला, विकृत गंधिता क्या होता है? 2 नंबर का। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? 2 नंबर का। एस्टीकरण अभिक्रिया क्या होती है? 2 नंबर का। तीनों अभिक्रिया में बता देता हूं आप लोगों को, एक भी प्रश्न छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, देखो विकृत गंधिता पहला है, तो यहाँ पे देखो उत्तर में अथवा पहले, अथवा में उत्तर आप क्या डालोगे? यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों पहला विकृत गंधिता लिखोगे। जब वसायुक्त अथवा तेल खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रखा जाए तो वो उपचरित होकर अपना स्वाद और गंध खो देती है और विकृत गंधित हो जाती है, विकृत गंधिता कहलाती है। बस सिंपल। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दूसरा था, दूसरा कौन सा विक्रिया था? रेडॉक्स अभिक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल एग्जाम में आता है। ठीक है, तो चलो रेडॉक्स अभिक्रिया दूसरा वाला लिखो। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों साथ साथ होता है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत वे सब रासायनिक अभिक्रिया सम्मिलित हैं जिनमें परमाणुओं के ऑक्सीजन अवस्थाएं बदल जाती हैं। ये भी क्लियर हो गया। तीसरा था एस्टलीकरण अभिक्रिया, हेडिंग डाल लेना, एस्टलीकरण अभिक्रिया। फिर उसका आंसर लिखो तीसरा कि एल्कोहलों के सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बनिक अम्लों की क्रिया से एस्टर के निर्माण की विधि को एस्टलीकरण कहते हैं। विधि की अगर हम बात करें तो विधि हेडिंग डाल के लिखना कि एक परखनली में इथाइल एल्कोहल को एसिटिक अम्ल में मिलाओ, इसमें कुछ बूंदे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की डालो और परखनली को हल्के गर्म पानी में टब में रख दो। क्लियर हो गया? पूरा 7वें का अथवा वाला भी आंसर हमने बता दिया। एक भी प्रश्न छोड़ना रहे, वीडियो को लाइक करते रहना। फिर यहां से आ रहा है उपखंड ग। उपखंड ग में बायोलॉजी के प्रश्न है। देखो प्रश्न नंबर 8वां क्या है कि जैव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरण पदार्थों के बीच अंतर बताइए और इनके उदाहरण भी आप दीजिए। ठीक है, 4 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। कितने नंबर के लिए? 4 नंबर के लिए प्रश्न दिया गया है कि जैव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरण पदार्थों के बीच अंतर बताइए। ठीक है, और इनके उदाहरण भी देना है। तो चलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों द्वारा अपघटन हो जाता है जैव निम्नीकरण या अपशिष्ट कहलाते हैं। जैसे घरेलू कचरा, रुई पट्टी, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट। वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों के द्वारा अपघटन नहीं होता है अजैविक निम्नीकरण अपशिष्ट कहलाते हैं। जैसे प्लास्टिक की बोतलें, पॉलिथीन, कांच और सिरिंज आदि। तो देखो हमने बता दिया दोनों, निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ भी बता दिया और यहाँ पे निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ भी बता दिया। दोनों को नोट कर लो, अंतर दोनों में आप लोग विभेद कर पाओगे। प्रश्न नंबर 9 देखो क्या है। निम्नलिखित चित्र में अंतःस्रावी ग्रंथियों का नामांकित चित्र बताइए। ठीक है, इनका हमें क्या बताना है मेरे प्यारे बच्चों? नाम बताना है। मैं बड़ा करता हूं तब आपको दिखेगा। ये वाला फिगर दिख रहा है आप लोगों को, इसमें ये आपका ए वाला ऑप्शन है। क्या है? ए। ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये वाला। ठीक है, और ये आपका डी है। पूछा है कि इनका नाम बताओ चारों का। तो देखो ए बी सी डी, इनका नाम क्या है? ए वाले का नाम है पीनियल ग्रंथि, बी वाला का नाम है पीयूष ग्रंथि है, सी वाला जो ये ग्रंथि आपको दिखाई दे रहा है थायराइड ग्रंथि है, और डी वाला ये वाला ग्रंथि थाइमस ग्रंथि है। ठीक है, अब कैसे लिखोगे तो यहाँ पर नोट कर लो। पहले वाला ए वाला क्या है? पीनियल ग्रंथि, बी वाला पीयूष ग्रंथि, तीसरा थायराइड ग्रंथि, चौथा थाइमस ग्रंथि। नाम हमने लिख दिया, नोट कर लेना अच्छे से चित्र बनाकर। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 10वां देखो। प्रश्न नंबर 10वां मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए एक बड़ा सा गद्यांश दे दिया, अब पढ़कर इसके नीचे 2 प्रश्न दिया हुआ है, दोनों का आंसर दोगे तो 4 नंबर मिलेगा। क्या है कि इसकी व्याख्या इस तथ्य में निहित है कि मानव के सभी गुणसूत्र पूर्ण रूपेण युग्म नहीं होते हैं। मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं। इनकी संख्या 22 जोड़े हैं, परंतु एक युग्म जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं जो सदा पूर्ण जोड़े में नहीं होते। स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है तथा दोनों एक्स कहलाते हैं, लेकिन पुरुषों नर में यह जोड़ा परिपूर्ण जोड़ा नहीं होता है, जिसमें एक गुणसूत्र सामान्य आकार का एक्स होता है तथा दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है जिसे हम लोग वाई गुणसूत्र कहते हैं। अतः स्त्रियों में एक्स एक्स तथा पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। क्या अब हम एक्स और वाई का वंशानुगत पैटर्न बता सकते हैं, पता कर सकते हैं? बिल्कुल पता कर सकते हैं। पहला क्या बोला है? लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे हो सकता है। देखो लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे हो सकता है, तो इसका आंसर लिखोगे 10वें का पहला।
ठीक है। उत्तर 10वें का पहला, लिंग निर्धारण वंशानुगत है क्योंकि यह गुणसूत्रों द्वारा निर्धारित होता है। मनुष्यों में लिंग को एक्स और वाई गुणसूत्रों द्वारा निर्धारित किया जाता है। महिलाओं में यह 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं जबकि पुरुषों में एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं। बस इतना ही आपको लिखना है। इसके बाद मेरे प्यार बच्चों में इसको साइड करता हूं, दूसरा प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं। दूसरा है, मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो चलो देखते हैं मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो देखो उत्तर दूसरा, मनुष्यों में स्त्री में एक्स एक्स लिंग गुणसूत्र होते हैं जबकि पुरुषों में एक्स वाई लिंग गुणसूत्र होते हैं। जब स्त्री का एक्स गुणसूत्र पुरुष के एक्स गुणसूत्र से मिल जाता है तो एक लड़की का जन्म होता है, और जब स्त्री का एक्स गुणसूत्र पुरुष के वाई गुणसूत्र से जुड़ जाता है तो एक लड़के का जन्म होता है। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे यह पुरुष है और यहाँ पे एक महिला है। तो सबको अभी हमने बताया कि महिलाओं में एक्स एक्स गुणसूत्र होता है, अब पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र होता है। इसका एक्स और इसका एक्स मिलता है, और इसका अगर देखो इसका एक्स मिल गया और इसका एक्स मिल गया और इसका एक्स मिल गया, ठीक है, अरे इसका एक्स मिल गया, सॉरी, इसका एक्स और इसका वाई मिल जाए तो क्या होगा, तो ये तो एक्स वाई बना देगा और इसका एक्स एक्स बना देगा। तो जब ये एक्स एक्स आ जाए तो लड़की का जन्म होगा, जब एक्स और वाई मिल जाए तो लड़का का जन्म होगा। ठीक है, समझा गया। चलिए इसके बाद देखो प्रश्न नंबर 11, लास्ट प्रश्न है कि मानव आहार नाल का आरेख बनाइए और उसमें निम्नलिखित भागों को नामांकित कीजिए और मुख ग्रसिका आमाशय तथा छोटी आंत को दर्शाना है आप लोगों को। 6 नंबर का प्रश्न, मतलब पूरा चित्र बनाकर नाम सहित दर्शाना है। आहार नाल का देखो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं चित्र दिखाता हूँ आप लोगों का आहार नाल का मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये देखो चित्र, मैं जितना हो सके उतना छोटा करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है, ताकि दिख पाए। दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, बड़ा करूं थोड़ा, देखो ये आहार नाल का चित्र है। ठीक है, यहाँ पे चित्र बना लेना, इसमें देखो मुख भी आ रहा है, ठीक है, ग्रासनी भी आ रही है, ग्रास नली भी आ रहा है, यहाँ पे लार ग्रंथियां, सब कुछ मतलब दिया हुआ है, जो जो वो बोला था सब कुछ। चित्र बहुत ज्यादा अच्छा चित्र है, इसको बनाओगे तो पूरे के पूरे 6 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे आओ, आगे जब आओगे तो अगर ये नहीं बना पाते हो तो अथवा करके का ऑप्शन और दिया हुआ है, बड़ा कर देता हूं, कि स्त्रीकेसर का स्वच्छ एवं नामांकित आरेख बनाइए तथा उसमें परागनली की वृद्धि और बीजांड में उसके प्रवेश करते हुए दिखाइए। ठीक है, ये भी प्रश्न 6 नंबर का है। तो देखो यहाँ पे मेरे प्यार बच्चों स्त्रीकेसर का चित्र, देखो स्त्रीकेसर का ये चित्र है, ये आपका परागकण के कण है, ये आपका वर्तिकाग्र भाग है, ये वाला भाग वर्तिका है, भाग है, यह आपका अंडा आपको दिखाई जान है, मादा जनन इकाई आपकी है और ये नर जनन इकाई, देखो इसमें प्रवेश कर रहा है। ठीक है, तो यह फिगर में छोटा कर दूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। दिख रहा है कि नहीं पूरा, बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल समाप्त। सोल्यूशन भी हमने समाप्त कर दिया, और यह जो बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था पेपर, इसको भी मैंने सोल्यूशन बता दिया। 40 से 45% क्वेश्चन इससे बनने वाले हैं। अब पूरा हमने सोल्यूशन बताया, एक भी प्रश्न छोड़ा है, बिल्कुल नहीं छोड़ा है। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।